द ओवरसोल एंड सेल्फ रिलायंस के बाद स्वागत है दोस्तों आपका द अमेरिकन स्कॉलर में, जो कि R.W. इमर्सन के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है। एक्चुअली इट वाज अ स्पीच। ये कोई ऐसे नहीं था, बट स्पीच उन्होंने दिया था कब, अगस्त 1837 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कि एक अमेरिकन स्कॉलर, एक विद्वान जो अमेरिका का हो, जो मूल रूप से जिसके अंदर अमेरिकी भावनाएं हों, कैसा होना चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए इन्होंने ये स्पीच दिया था। लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि एक राइटर थे, ओलिवर वेंडल, उन्होंने बोल दिया कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, आप जानते होंगे अमेरिका ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी 1776 में। तो एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ था उनका ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको वहाँ के एक व्यक्ति थे, थॉमस जेफरसन। इनका आपने नाम सुना होगा अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। थॉमस जेफरसन ने एक ट्रीटीज लिखी थी, एक वर्क लिखा था, जिसका पॉलिटिकल कह सकते हैं कि वो ऑथराइज किया गया था वहाँ की कमिटी के द्वारा, और वो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन कर दिया था इंडिपेंडेंस का। तो वो तो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था, लेकिन ये वाला जो स्पीच है R.W. इमर्सन का, जो कि उन्होंने वहाँ पर एक सोसाइटी थी जिसका नाम था फाई बेटा कैपा, इस सोसाइटी में उन्होंने जब ये स्पीच दिया, तो इसको कहा गया इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। वो पॉलिटिकल था थॉमस जेफरसन वाला, और ये वाला कैसा है, इंटेलेक्चुअल, कि किस तरह से हम बौद्धिक रूप से, बौद्धिक स्तर पर अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। क्योंकि उस समय अमेरिका के जितने राइटर्स थे वो नकल किया करते थे रोमन, ग्रीक, लाटिन, यूरोपियन राइटर्स की, और ये बात इमर्सन को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने बताया था कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी थिंकिंग खुद की होनी चाहिए। ये इस निबंध में बताया है। बाकी दोनों निबंध जो हमने कवर किए हैं, तो ये भी कवर करने जा रहे हैं, और डेफिनेटली इसकी ड्यूरेशन भी लंबी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर आपको सारे आइडियाज़ का एक एक आइडिया चाहिए कि आप कैसे, क्या आपको लिखना है, या आपको मान लीजिए लॉन्ग आंसर्स के आजकल एग्जाम शुरू हो चुके हैं, वहाँ पर आपको किस तरह से समझना है, तब तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है, आपको ये यूज़फुल लगता है कि नहीं लगता है। लेट्स डू इट। शुरुआत वो करते हैं अमेरिका के इतिहास को बताते हुए। कहते हैं अमेरिका का जो लंबा पीरियड था, लंबा समय था, कौन सा, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंस का यूरोपियन कंट्रीज पे, कि हमारे राइटर्स यूरोपियन राइटर्स की नकल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अब खत्म होने के कगार पे आ गई हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और वो कहते हैं अब ये टाइम आ गया है एक नई जनरेशन का, जिसमें अमेरिकन थिंकर्स खुद के विचार, अमेरिका विचार होने चाहिए। ये नहीं कि यूरोपियन विचार हैं, अमेरिकी विचार होने चाहिए। अब वो स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं रिलाइंग, भरोसा करना फॉरेन आइडियाज पर, और उनको अपने खुद के देयर ओन ओरिजिनल आर्ट, फिलोसफी और आइडियाज, जो कुछ भी हो वो अमेरिकी होना चाहिए। हमें किसी और की तरफ नहीं देखना है, हमें अपनी रूट्स को देखना है, अपनी कल्चर को देखना है, अपने यहाँ के आइडियाज को फ्लोरिश करना है, ना कि किसी की नकल करनी है। अब वो कहते हैं कि ऐसा जब ही होगा जब हम अपने मन में सोचेंगे कि यस, वी आर द अमेरिकन स्कॉलर्स। तो कॉन्सेप्ट, जो निबंध का टाइटल भी है, द अमेरिकन स्कॉलर, कि हमें अमेरिकन स्कॉलर बनना चाहिए। और इसके बाद वो एक एंशियंट फेबल, एक कहानी का एग्जाम्पल देते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी किस तरह से काम करती है। इस फेबल में वो बताते हैं कि जब ईश्वर ने एक ही आदमी क्रिएट किया था, वन मैन, जिसको क्रिश्चियनिटी में एडम कहा जाता है। कह सकते हैं कि एडम और ईव, ये जो लोग थे सबसे पहले। बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है एडम का, बट मान सकते हैं कि सबसे पहले ईश्वर ने वन मैन क्रिएट किया, और उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया अलग अलग इंडिविजुअल्स में, जिससे कि वो लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें। जैसे किसी प्रोजेक्ट पर टीम वर्क हो, जैसे मान लो 5-6 लोग मिलकर के किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करें। जैसे हाथ डिवाइड होता है फिंगर्स में, है ना, हमारी फिंगर्स अगर है तभी हमारा हाथ, मतलब वो पूरे हाथ का साथ दे रही है। अगर हमारी फिंगर्स नहीं होंगी तो सिर्फ हथेली से हम कुछ उठा नहीं सकते, पेन नहीं पकड़ सकते, बड़ी दिक्कत आने वाली है। बट वो कह रहे हैं कि सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने इस आइडिया, जो वन मैन का आइडिया था, ये एक यूनिफाइड होल का आइडिया जो था, कि एक पूरा संपूर्ण रहेगा जो यूनिफाइड होगा, इस आइडिया को ही फ्रैक्चर कर दिया सोसाइटी ने। उन्होंने क्या क्या कर दिया, उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल्स बना डाले, और वो इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गए अपनी स्पेशलाइज जॉब में, इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि वो कुछ बन गए, कोई प्रीस्ट बन गया, कोई स्टेट्समैन बन गया, कोई बुकिश इंटेलेक्ट बन गया। लेकिन
जो चीज होनी चाहिए थी वन मैन वाली, वो नहीं हो पाई, क्योंकि वो चाहते थे एक ऐसा इंसान हो जिसमें ये सारी चीजें बेनिफिट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये सारे सारे अपना अपना फायदा देखने लगे। आजकल आप देखेंगे अलग अलग प्रोफेशन का जन्म हो चुका है जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है कि भगवान ने सोचा क्या था और सोसाइटी डिवाइड किस तरह से हो गई। इट वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अब वो आगे बोलते हैं कि सोसाइटी का जो डिवीजन हो चुका है लेबर का, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नर है तो कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, कोई लेबरर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मान लीजिए बार्बर है, कोई मोची है, सबके अलग अपने अपने काम है। तो इससे क्या हो गया है, इससे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एक व्यक्तिगत एक व्यक्ति है, वो कैसा हो जाता है, डिह्यूमनाइज हो जाता है। मान के चलिए उसका अमानवीयकरण हो जाता है। अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक टूल्स बन करके रह जाते हैं, ना कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एक मोची सिर्फ कॉबलर बन करके जी रहा है, तो इमर्सन की नज़र में वह इंडिविजुअल नहीं बचा, वह जो है वो डिह्यूमनाइज हो गया है। इंडिविजुअल, उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो चुकी है। ही हैज़ बिकम जस्ट अ टूल, वह एक टूल बन के रह गया है, ऐसा वो कहते हैं। अब वो कहते हैं कि आजकल के लोग इतना ज़्यादा हाइपर स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, है ना? जैसे जो बड़े-बड़े सैलून्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो बार्बर्स हैं, वो सिंपल बार्बर नहीं रहते। आप किसी चौराहे पे जाएँगे 30, 50, ₹100 में अपने हेयर कटिंग करा सकते हैं। लेकिन अब जावेद हबीब जैसे लोग हैं, या और भी इस टाइप का जो एक फ्रेंचाइज़ी चल उठी है, वो बाल कटवाने का ही पता लगा कि अब तो कितना ज़्यादा चार्ज करेंगे, एकदम हाई-फाई। तो वो स्पेशलाइज़्ड हो चुके हैं, हाइपर स्पेशलाइज़्ड हो चुके हैं। जैसे कि बॉडी पार्ट्स जो कि घायल हो चुके हैं। जैसे हमारा एक पैर घायल हो जाए, उसका काम था हमें सपोर्ट करने का हमारे शरीर को, लेकिन वो खुद ही घायल हो गया, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। या हमारा हाथ घायल हो जाए, या किसी के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं तो हाथ पैर में चोट ऐसी लगती है कि कभी-कभी अपना हाथ या पैर खो बैठते हैं लोग। तो उसका काम था शरीर को सपोर्ट करने का, लेकिन अब वो खुद ही टूट गया है तो वो क्या सपोर्ट करेगा। तो कहते हैं कि जिस तरह से एक वॉकिंग फिंगर हो चुकी है, एक नेक और स्टमक, इस टाइप के बन के रह चुके हैं, जबकि बन के क्या रहना चाहिए था, एक यूनिफाइड होल। एक यूनिफाइड होल बन के रहना चाहिए था, वो नहीं बन के रह पाया। संपूर्णता होनी चाहिए थी कि इंसान के अंदर, वो संपूर्णता गायब हो गई है। अब वो एग्जाम्पल और देते हैं कि जिस तरह से एक प्लांटर जो है वो सिर्फ फार्मर बन के रह जाता है, उसका रूटीन वर्क है कि जाके के खेत की जुताई करेगा, सिंचाई करेगा, बुआई करेगा, तमाम काम करेगा। तो वो ये सिर्फ एक रूटीन फॉलो कर रहा है, जबकि उसके काम की जो डिग्निटी थी, जो महत्व था, वो खत्म हो चुका है। जो ट्रेड्समैन है, बिजनेसमैन, उसे अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है, पैसा, कि कितना पैसा कैसे आ जाए। अब इस पूरी सोसाइटी में जो बन चुकी है, वो कहते हैं कि जो स्कॉलर होगा, अमेरिकन स्कॉलर होगा, उसका जो रोल होगा वो क्या होगा, एक ऐसे व्यक्ति का होगा जो थिंकिंग करता हो, जो विचारशील हो। कुल मिला के एक विचारशील प्राणी के तौर पे इंसान होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक टूल जो किसी काम में माहिर है और काम को करता जा रहा है। इनको चाहिए विचारशील इंसान। आगे वो कहते हैं कि जब सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं, दबाव हैं, और वो दबाव करप्ट कर देते हैं और स्कॉलर फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी में, तो क्या हो जाता है, वो स्कॉलर नहीं रह जाता, वह सिर्फ एक वस्तु बन जाता है। और इस तरह का वस्तु बन जाता है जैसे एक तोता, जिसको कुछ सिखा दिया गया है, वो बस वो रटता रहता है। जैसे कुछ लोग तोते को बात करना सिखा देते हैं किसी तरह, तो वो तोता क्या करता है, उसकी थिंकिंग नहीं होती है, वो जो आप उसको सिखा देंगे वही दो चार शब्द उसने रट लिए, वही बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। तो स्कॉलर्स भी वैसे ही रट्टू तोते बन जाते हैं, और वो रट्टू तोता बनना अच्छी बात नहीं है इमर्सन की नज़र में। अब वो कहते हैं कि स्कॉलर को क्या करना चाहिए, कुदरत की तरफ देखना चाहिए, पास्ट की तरफ देखना चाहिए, और फ्यूचर की तरफ भी देखना चाहिए कि उसको क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कैसे वो अपने आप को डेवलप करेगा। और वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है, किसी स्कॉलर के मन पे पड़ता है, वो किसका पड़ता है, नेचर का। तो कुदरत का ही फर्क पड़ता है, तो सबसे पहले इंसान को कुदरत की तरफ ही देखना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि नेचर क्या है, नेचर बाउंडलेस सर्कुलर वेव है, जिसका कोई ना आपको, जिसकी कोई शुरुआत नहीं मिलेगी, ना उसका कोई आपको अंत मिलेगा। क्योंकि कुदरत जो है वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाश्वत, जिसका कभी अंत ही ना हो। कुदरत शाश्वत है। एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, और जो कुदरत का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है,
उसमें हम अपनी मानवीय आत्मा का ही एक रूप देखा करते हैं। जैसे तूफान है, तो तूफान कहते हैं कि दिखाई देता है, हवा बहुत तेज चलती है, क्या से क्या हो जाता है। कई बार हम अपने आप भी कहने लगते हैं यार मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, बड़ा मन बेचैन है, बड़ा परेशान है, इस टाइप से हम सोचने लगते हैं। तो वो तूफान कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक अंतर्द्वंद चलता होता है कुछ डिसीजंस को लेकर के, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कुदरत को समझने की जो पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या है कि सबसे पहले स्कॉलर को अपने आप को समझना चाहिए। हम तभी कुदरत को समझ पाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अंतर्द्वंद तूफान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मन की शांति, आप जाएंगे सुबह सुबह उठेंगे जल्दी, तो हल्की हल्की जो हवा चलती है ठंडी, आप देखें कितना मजा आता है। सुबह उठ के आप टहलें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो वो एक जो आंतरिक शांति है, वो कुदरत की वो सुबह उस रिप्रेजेंट कर रही है। कुदरत को समझने का पहला जो कदम है वो है आपको सबसे पहले खुद को समझना चाहिए। अब वो नेचर का डिस्कशन जारी रखते हैं और कहते हैं कि जो ह्यूमन साइंस है, और ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन साइंस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे नियमों की खोज किया करते हैं। और जो नियम हम खोज लेते हैं, वही नियम कहीं ना कहीं वो तो पहले से मौजूद हैं, बस खोजे ही हमने हैं। लेकिन जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो खासियत है, वो सारी की सारी उन नियमों के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती हैं। कहते हैं कि जब एक खगोलविद जो एस्ट्रोनॉमर होता है, खगोलविद, और वो किसी मैप को मापता है, प्लेनेटरी मोशन को देखता है, किसी ग्रह के जन्म उसको देखता है, उसके गति को देखता है, ग्रह की पोजीशन को देखता है, या कोई केमिस्ट जो रसायन शास्त्री है, वह किसी पदार्थ को देखता है और वो देखता है कि उसको तब ये बातें समझ में आ जाती है, कुदरत जो है वो केओटिक नहीं है। केओटिक का मतलब कि कुदरत में अंतर्द्वंद नहीं है, और उसमें भी बहुत सारे लॉजिक से नियम बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यूटन का जो रूल था, ग्रेविटेशनल रूल, या तमाम जो रूल हमने साइंस में पढ़े हैं थोड़े बहुत जो भी, या जो जिनके सारे दुनिया चल रही है, वो कैओटिक नहीं है, उनके भी अपने नियम हैं और वो कुदरत के हिसाब से बनी हुई है। ठीक वैसे ही हमारा जो मन है, वो भी कई प्रकार के लॉजिक से चलता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे काम यूं ही कर डालते हो, हम भी बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो हमारे खुद के जो लॉजिक हैं, वो साइंस के नियमों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी वजह से, इन सब नियमों की वजह से जो यंग स्कॉलर्स होते हैं, वो महसूस करते हैं कि वह और नेचर नेचर के जो नियम हैं वो सारे के सारे एक स्पिरिचुअल रूट से ही आते हैं। सबकी उत्पत्ति का एक ही तरीका है, वो क्या है, आध्यात्मिक जो जड़ है, उसी से ही सब पैदा हुए हैं। आप देखेंगे इनके कोई भी निबंध हो इमर्सन के, उनमें वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता जरूर ले आते हैं। अब वो कहते हैं हम लोग वैसे हैं, एक ही पौधे के फूल और पत्ती हैं। चाहे वो साइंस के रूल हो, चाहे हमारे बिहेवियर के रूल्स हो, वो सारे के सारे ऐसे हैं जैसे कि एक पेड़ की फूल और पत्तियां। अब वो आगे कहते हैं कि नेचर जो है वो अपोजिट ऑफ द सोल है, आत्मा का जस्ट एक मिरर है। जो भी चीजें हमारे मन में आती हैं, उनको हम नेचर में देख सकते हैं। अगर हम बहुत सुकून से हैं, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और आप जाए गए समुद्र देखने, आपको समुद्र बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन आपके मन में उथल पुथल मचा हुआ है, किसी डिसीजन को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, कई दिनों से आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, तो आप गए समुद्र देखने। समुद्र की उठती हुई लहरें, वो शोर, वो आपको आपके मन का अंतर्द्वंद रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। आपको समुद्र में वो खूबसूरती नहीं दिखेगी जो एक शांत बैठे हुए, एक सुकून से भरे हुए इंसान को दिखाई देगा। वैसा समुद्र आपको दिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कुदरत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी परिलक्षित होता है, वो सब हमारे मन का ही एक जरिया है। जैसे एक सील जो होती है, वैक्स सील, उसको आप लगा देंगे तो उसका प्रिंट वैसा ही बन जाता है। आगे वो कहते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को जान जाएंगे, तब आप नेचर को स्टडी कीजिए, क्योंकि यही एक सोर्स है आपकी आपकी जो मतलब स्कॉलर गिरी है, आपकी जो विद्वान गिरी है, उसको बढ़ाने का। सेम थिंग है जैसे स्कॉलर डज नॉट अंडरस्टैंड अबाउट नेचर, और वो ये नहीं समझता कि ये नेचर भी उनके मन का एक पार्ट है, और उन्हें अभी भी ये चीज डिस्कवर करनी है। जब वो नहीं समझ पाते तो उनको अभी भी ये चीज डिस्कवर करने जैसी दिखती है, कि उनको यही नहीं पता है कि उनका स्वभाव जो है वो खुद एक नेचर का हिस्सा है। अब इमर्सन कहते हैं
कि जो सेकंड मेजर इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है किसी स्कॉलर के मन पे, पहला क्या था अभी हमने जो पढ़ा, जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस था वो था नेचर, और सेकंड जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, द माइंड ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत के अनुभव, जो कि हम देखते हैं कहाँ से मिलेंगे हमें, जो कि प्रिजर्व किए गए हैं कहाँ, बुक्स में। जो पुराने राइटर्स, महान राइटर्स हुए हैं, उन्होंने बुक्स में अपने अनुभवों को शेयर किया है। हाँ, आगे वो कहते हैं कि ये थियरी जो है बुक्स की, इस सिद्धांत को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि जो पास्ट थिंकर थे, राइटर्स थे, उन्होंने अपने आसपास के लिविंग वर्ल्ड को, उसको प्रोसेस करके सब सारे अपने अनुभव को उन्होंने उन बुक्स में डाल दिया है। और वो बुक्स अब कैसी बन चुकी हैं, इमोर्टल बन चुकी हैं, रिटन ट्रुथ, ऐसी सच्चाइयाँ जो कि अजर अमर रहेंगी। जैसे आप तुलसीदास का, कबीर दास का, रहीम दास का, किसी का भी एक दोहा आप उठा लीजिए, वो दोहा उन्होंने आज से 400-500 साल पहले बोल के गए, और आज भी वो सब पर साबित होता है। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा दोहा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। आज भी ये बात उतनी ही रेलिवेंस है। अगर आप किसी से बहुत प्यार से बात करेंगे, सामने वाला चाहे कितना भी रूड हो, आप भले ही आपसे वो बात बैक आपसे बात ना करे, बट गुस्सा नहीं होगा। ये बात होती है, मीठी बाणी वास्तव में बहुत अच्छी है। तो ये बातें उन्होंने 500 साल पहले कहीं, आज भी वो रेलिवेंट हैं। फिर वो कहते हैं कि हालांकि बुक्स बहुत श्रेष्ठ हैं, सारी बात सही है, लेकिन अब वो बुक्स की थोड़ी आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यद्यपि वो इमोर्टल ट्रुथ है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रुथ नहीं है, लेकिन कोई भी बुक इतनी भी परफेक्ट नहीं है कि हम हमेशा हर बात के लिए बुक को ही देखें। हम आप आस-पास के अपने वातावरण को ना देखें, अपने अनुभवों को ना देखें, सिर्फ़ बुक से देख-देख के सारे काम करें, तो ये तो बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि जो राइटर था उस बुक को लिखने वाला, वो अपने समय से बंधा हुआ था और अपने आस-पास की परिस्थितियों से बंधा हुआ था। तो बुक्स हैं इमॉर्टल ट्रुथ, बट दे आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि कौन सी बुक से हमें कौन से आइडियाज़ लेने हैं और कौन से आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने हैं। क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं था। इसलिए हर जो नई जनरेशन है, उसे अपनी खुद की बुक्स लिखनी चाहिए। ना केवल वो सिर्फ़ पुरानी बुक्स पे ही रिलाई करते रहें, ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी बुक्स आजकल बहुत ज़्यादा फिट नहीं होती हैं। अब वो एक जो गलती हम कर दिया करते हैं, उस गलती के प्रति वार्निंग दिया करते हैं। बहुत ही गंभीर गलती है, वो क्या है? जहाँ पर पूरा का पूरा समाज किसी एक बुक को या किसी एक कैरेक्टर को अपनी सारी रेवरेंस, अपनी पूरी इज्जत, पूरी श्रद्धा, पूरा सम्मान सिर्फ़ उसी एक रिटन रिकॉर्ड या बुक, उसी पर बाँध देते हैं, उसको पूजा करने लगते हैं, जैसे कि स्टैच्यू को कुछ लोग पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में हालाँकि ये चीज़ें हमारे धर्म में हैं, बट कुछ लोगों को ये स्टैचू जो वर्शिप है वो समझ नहीं आती है, तो कुछ लोग उसकी आलोचना भी किया करते हैं। तो कहते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ बुक की पूजा की जाती है, जैसे हम अपने हिंदू धर्म में जो रामायणा है, उसकी हम पूजा किया करते हैं, उसको बहुत पवित्र मानते हैं। रामचरितमानस, महाभारत, मुस्लिम धर्म कुरान को अपना पवित्र मानते हैं। बट ये इमर्सन को बात अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि ये आजकल की सोसाइटी की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो लोग अपना पूरा रिवरेंस, श्रद्धा, सम्मान एक ही बुक पर जोड़ देते हैं और सब कुछ उसको पूजा की तरह, उसको पूजने लगते हैं एक स्टैचू की तरह, जो कि ठीक नहीं है। ये इनके विचार हैं। आगे वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है, जब हम एक बुक को ही पूजने लगते हैं, तो वह बुक क्या करती है? वो एक हेल्पफुल गाइड से बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? एक निरंकुश शासक बन जाती है। बात सही भी है। अगर शास्त्रों की लिखी हुई हर बात पे हम एकदम अंधाधुंध भरोसा करने लगे, तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बात, आज सिनेरियो चेंज होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। बस फिर वही दिक्कत है, क्योंकि फिर क्या होगा कि जो कॉलेज बनेंगे, वो पुराने धार्मिक सिद्धांतों पे बनेंगे, और उनमें आपको उन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडिपेंडेंट थॉट होनी चाहिए, वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो किसी एक बुक से चल रहे हैं और इंडिपेंडेंट थॉट वहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर जो लाइब्रेरीज़ हैं, वो पैसिव हो जाएँगी, इनएक्टिव हो जाएँगी, और जो पुराने थिंकर्स हैं, जैसे सिसरो, लॉक, बेकन, क्या होगा? इनको हम भूल जाते हैं कि ये लोग बड़े महान थे, लेकिन जब इन्होंने ये बातें लिखी थी, जब इन्होंने मान लीजिए निबंध लिखे थे, बेकन ने ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रुथ ऑफ रिवेंज, बड़ी अच्छे-अच्छे निबंध लिखे हैं इन्होंने कि रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जाने क्या-क्या लिखा है।
तो वो कहते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं इनकी पूजा करते वक्त कि ये लोग भी हमारी तरह नौजवान ही थे जब इन्होंने ये चीजें लिखी थी। इनके भी अपने विचार थे, लेकिन हमने उनके विचारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी है, जो कि नहीं देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू इमर्सन। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अगर हम सिर्फ बुक्स की पूजा करते हैं तो बुक वॉर्म पैदा होंगे। और एक्टिव मैन जो होने चाहिए, विचारशील प्राणी, मैन थिंकिंग, वो नहीं दिखेंगे आपको। क्या दिखेगा? बुक वॉर्म दिखेंगे। अब वो कंक्लूजन निकालते हैं कि बुक्स जो हैं वो बेस्ट थिंग्स हैं जब उनको आप अच्छे से इस्तेमाल करें, व्हेन यूज्ड वेल। लेकिन वो बहुत बुरी हो जाएंगी जब आप उनको मिसयूज करना शुरू कर देंगे। कोई भी बुक, कोई भी सिद्धांत, अगर आपने उसका अच्छे से प्रयोग किया, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। लेकिन जैसे ही आपने उसका दूसरा सेंस निकाल लिया, अब्यूज करना शुरू कर दिया उसका, कह सकते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दुष्प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब वो डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि जो एक सच्चा उद्देश्य है बुक का, वो क्या था? इंस्पायर करने का। और इसलिए स्कॉलर को कभी भी एक बुक को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो उसके मानसिक जो सर्कल है, एरिया है, उससे वो स्कॉलर बाहर आ जाए और वो भूल जाए। जहां पर, क्योंकि उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट वैल्यूबल थिंग दुनिया में है वो क्या है? उसका अपना मन। उसके अपने मन से वो बुक अपने मन पे ना हावी होने दे स्कॉलर, ये पहली कंडीशन है। क्योंकि वही मन जो है वो देखता है, बोलता है, चीजों को क्रिएट करता है, और वही परम सत्य को क्रिएट करता है, हमारा अपना मन, हमारा अपना अंतर्मन। उसके ऊपर हमें किसी भी बुक को हावी होने नहीं देना है। थोड़ा सा और वार्निंग देते हैं कि कभी कभी हम कभी बुक पढ़ करके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दैट इज ओवर इन्फ्लुएंस, बहुत प्रभावित हो गए कि उससे अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा? हमारा मन जो है वो ब्लाइंडली रिसीव करने लगेगा उस बात को जो कि उसमें लिखी हुई है, अनदर, है ना, दूसरों से। हम खुद उस सच्चाई को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। वो सच्चाई में कहाँ मिलेगी? एकांत में मिलेगी या सेल्फ एग्जामिनेशन से मिलेगी। और जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए, उस गलती को हम कर बैठते हैं, क्योंकि हमने एक बुक को अपने ऊपर हावी होने दिया। आगे वो कहते हैं कि जो जीनियस है वो वास्तव में दूसरे जीनियस का दुश्मन होता है। ये बात तो सही है। बहुत जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो किस जल्दी से किसी बात पे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपको कोई बात बताऊं, आप भी पोस्ट ग्रेजुएट, नेट क्वालिफाइड, और तमाम बातें आप कहोगे अरे सर ये क्या आपने बताया, तो मुझे खुद पता था, ऐसे तो कुछ खास बात नहीं है आपने बता दी, क्योंकि आपको लगेगा मैंने खुद ही पढ़ा हुआ है। तो जब ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं तो जल्दी सामने वाले की बात को सुनते नहीं है, उनके बीच में एग्रीमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स थे, उन्होंने 200 साल तक, करीब 200 साल तक विलियम शेक्सपियर की नकल की। उन्होंने अपने आप से कुछ लिखना सीखा ही नहीं। वो धीरे धीरे 200 साल के बाद चीजें खत्म हुई, जब वो लोग शेक्सपियर के साय से बाहर आ पाए, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आ पाए। शेक्सपियर का उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस नहीं था, वो ओवर इन्फ्लुएंस था। फिर वो आगे कहते हैं कि कैसा तरीका होना चाहिए बुक्स पढ़ने का? बुक्स मस्ट रिमेन सबॉर्डिनेट टू द थिंकर। कि जो विचारक है, उस विचारक के लिए बुक्स जो है उसकी शासक नहीं बननी चाहिए। उस ऐसे नहीं कि वो शासक बन गई, उसके ऊपर शासन करने लगी। उसकी क्या होनी चाहिए? उसके अधीन होनी चाहिए। मतलब जो विचारक है वो किसी बुक को पढ़े तो वो बुक को अपने अधीन रखे, उसके विचारों को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करे, अपने हिसाब से इस्तेमाल करे। ये सच्चाई होनी चाहिए एक स्कॉलर की। फिर वो कहते हैं कि जो बुक्स हैं वो स्कॉलर के आइडल टाइम्स के लिए हैं, क्योंकि स्कॉलर खुद ही अपने आप में इतना महान है। वो बुक्स को पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा विचार अपने अंदर नहीं लाएगा। वो बुक्स है वो उसके आइडल टाइम्स के लिए हैं, क्योंकि जब स्कॉलर उस बुक को पढ़ता है, डिवाइन वर्ड और नेचर को डायरेक्टली पढ़ लेगा, तो बुक उसके लिए क्या वैल्यू रखती है? कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है जो स्कॉलर है। और वो नहीं चाहेगा कि वो अपना टाइम वेस्ट करे किसी और के एक्सप्लेनेशन पर। वो नहीं अपना टाइम खराब करना चाहेगा। फिर भी जब कभी स्कॉलर भी थोड़ा मेंटली ड्राई हो जाते हैं, कई बार उनके विचार खत्म हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। और जब इंटरवल ऑफ डार्कनेस आते हैं, जब उनको लगता है कि अब क्या लिखें, क्या सोचें, तब वो लोग भी रिटर्न करते हैं बुक्स की तरफ, बुक्स को पढ़ते हैं,
और उसके बाद उनमें जो गाइडेंस मिलता है उसको वो फॉलो करते हैं और फिर वो अपना खुद का स्पीच, अपने खुद के आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। ये भी ज़रूरी है स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि एक अरेबियन कहावत है कि क्या मतलब, एक फिग ट्री लुकिंग ऑन ए फिग ट्री बिकम्स फ्रूटफुल। एक जो अंजीर का पेड़ है, जब वो दूसरे अंजीर के पेड़ पे झुका झुका रहता है, देखता रहता है, तो वो उसके उसमें भी फल लगने लगते हैं। जैसे आप अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे, अच्छे अच्छे विचार आप सुनेंगे, तो आपके विचार भी परिष्कृत हो जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। आगे इमर्सन कहते हैं कि बुक्स जो है उनको पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है, रिमार्केबल प्लेजर होता है ग्रेट बुक्स को पढ़ने का। और क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनमें जो चीज़ शेयर की गई है, जो ह्यूमन नेचर शेयर किया गया है, वो टाइमलेस ह्यूमन नेचर है, वो सब पर अप्लाई होता है। जैसे आप कोई पोएम पढ़ेंगे, उसमें कोई फिलोसफिकल थिंकिंग है, आप भी थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचने लगेंगे, क्योंकि बेसिक जो ह्यूमन नेचर है वो सबका एक जैसा है। चाहे हमारे रोल अलग अलग हों, हमारे काम अलग अलग हों, हमारे देश अलग अलग हों, बट बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू इमर्सन। वो कहते हैं कि जब हम चौसर को पढ़ें, एंड्रयू मार्वेल को पढ़ें, जॉन ड्राइडन को पढ़ें, जिन्होंने बहुत सेंचुरीज अगो लिख करके वो चले गए, तो हमें एक अलग टाइप का ही एक श्रद्धा हमारे मन में जागृत हो जाती है उनको लेकर के। हमारे मन में एक अलग ही आनंद हमें मिलता है उनके शब्दों को पढ़ पढ़ के, और ऐसा लगता है उनके शब्दों में हमारा खुद का, हमारी खुद की अनस्पोकन थॉट्स शामिल हैं जो हम कभी नहीं बोल पाए, वो उनके शब्दों में हमारे विचार परिलक्षित हो रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। और फिर हमें लगता है कि जो हार्मनी, जो सामंजस्य है, वो प्री एस्टेब्लिश्ड है, पहले से ही उसको एस्टेब्लिश किया जा चुका है, उसको बनाया जा चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अल्टीमेट आइडेंटिटी है, वो सारे ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन माइंड्स की बराबर है। ये बात हमें दिखाई देती है चौसर, मार्वल, ड्राइडन या किसी भी महान राइटर के वर्क में। तो इस बात को देख कर के वो बहुत खुश होते हैं। अब वो कहते हैं कि कभी-कभी वाइज़ मैन के लिए रीडिंग वास्तव में बहुत एसेंशियल हो जाती है। बहुत ज़रूरी है एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए रीडिंग करना। क्योंकि जब वो हिस्ट्री और एग्ज़ैक्ट साइंस पढ़ेगा, तो उसको पता है कि उनको पढ़ने के लिए एक बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, और वो उसको और ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। उसी हिसाब से जो कॉलेजेस हैं, उनका भी एक पर्पज़ होता है, वाइटल पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है कि जब उनका गोल होगा ओरिजिनल थिंकिंग को, ओरिजिनल क्रिएशन को इंस्पायर करना, तब आप मान के चलिए वो भूल जाएँगे, वो फ़ोर्स नहीं करेंगे कि आप सिर्फ़ पैसिव मेमोराइज़ करें। मतलब वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर जब ओरिजिनल थिंकिंग क्रिएट करना चाहेंगे, तब वो कॉलेजेस ये नहीं चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट सिर्फ़ रटने वाली विद्या सीखें, वो ये नहीं चाहेंगे। आगे वो कहते हैं कि पैसे की कितनी भी अमाउंट हो, या कितनी भी बड़ी महान-महान बिल्डिंग्स बना लो, या कोई कितना भी सम्मान हो जाए, किसी इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज हो जाए किसी की, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वो कभी भी जो जेन्युइन विज़डम होता है, जो ज्ञान होता है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, वो स्कूल कम लगते हैं, होटल्स ज़्यादा लगते हैं, एकदम फुली एसी, एमसी, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की फीस भी पता लगा 10-10 हज़ार रुपए महीने है। और अपने जैसे लोगों ने पूरा ग्रेजुएशन कर लिया, 10,000 रुपए खर्च नहीं किए होंगे। मैं अपनी बात करूँ तो पूरा ग्रेजुएशन मान के चलो, पहले साल की फीस 1500, दूसरे साल की फीस 1400, फिर से अगले साल 1500, मतलब 4,500 की फीस में पूरा ग्रेजुएशन हो गया 3 साल, सोचिए। और आज का ये टाइम है कि एक एमसी नर्सरी में भी आप पढ़ाने जाएँगे बच्चे को, तो पता लगा 5,000 फीस है। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं उनकी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ग्रैंड होती हैं, फुली एसी, और दिखाते हैं हमारे टीचर्स बड़े काबिल हैं, और बड़े पता नहीं क्या-क्या तमाम-तमाम एक्टिविटीज़ के नाम पे लूटते हैं। तो वो इमर्सन कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बना लो, बच्चा अपने आप जब तक कोशिश नहीं करेगा, उसके अंदर जब तक जेन्युइन विज़डम नहीं होगा, तब तक कोई भी उसको सिखा नहीं सकता। ये बात ठीक है, एकदम मैं इस बात से सहमत हूँ। आगे वो कहते हैं कि यदि अमेरिका के जो कॉलेज हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनका काम क्या है, और तब क्या होगा, उनकी जो पब्लिक इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। चाहे वो पैसे के रूप में कितने भी ज़्यादा रईस हो जाएँ, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन उनका मेन काम क्या होना चाहिए? टू इंस्पायर ओरिजिनल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ये काम करना चाहिए कॉलेजेस को। फिर वो कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर जो तीसरा प्रभाव है वो क्या है? एक्शन का। पहला प्रभाव क्या था? अभी हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस था वो था नेचर का। उसके बाद तीसरे प्रभाव की बात वो कर रहे हैं कि एक्शन। एक्शन का प्रभाव भी इंसान के ऊपर होना चाहिए। सेकंड जो प्रभाव था वो क्या था? पास्ट।
पास्ट का एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उसका प्रभाव था। थर्ड एक्शन, वो कहते हैं कि जो स्कॉलर्स होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, या ऐसा धारणाएं बनती हैं, ओपिनियंस बनी हुई होती हैं कि जो चश्मिश है, बुकवॉर्म है, वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजल होगा, बहुत ही कमज़ोर टाइप का स्कॉलर होगा, फ्रेजल टाइप का होगा, आइसोलेटेड होगा, रिक्लूस टाइप, सन्यासी टाइप का होगा, और वो फिजिकल लेवल नहीं कर सकता, पब्लिक लाइफ में वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ऐसा मानते हैं स्कॉलर को। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थिंकर्स को नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। उनको लगता है इनका काम क्या है, सिर्फ बोलना, पढ़ाना। टीचर्स को भी कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि अरे, आपने कभी फावड़ा चलाया हो तो आप जाने, आपने कभी खेत में काम किया हो तो आप जाने, आप बोलना तो आसान है। टीचर्स को भी गांव के लोग बड़ी वैसी नज़रों से देखते हैं। खुद धूप में हम काम कर रहे हैं, मास्टर साहब आराम से बैठे मोबाइल चला रहे हैं, उनको लगता है मास्टर साहब मोबाइल चला रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मास्टर साहब मोबाइल में हो सकता है कोई आदेश आया हो, उसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, या किसी ग्रुप में कोई इंस्ट्रक्शन आया हो उनके लिए, ब्यास का, बीएसए का, किसी अधिकारी का, वो देख रहे हो। तो ऐसे लोग उनको यूजलेस समझते हैं कि ये लोग यूजलेस हैं, बेकार बैठे बैठे पैसा ले रहे हैं। बट इमर्सन कहते हैं कि नहीं, एक्शन जो है, चाहे भले उसको हम थिंकिंग से सेकेंडरी मानते हो, दिमाग हमारा ज्यादा उच्च उच्च है, एक्शन सेकेंडरी भले ही है, लेकिन इसेंशियल बहुत है। हमें फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड एक्शन है, जब तक आप वो खुद नहीं करेंगे, तब तक स्कॉलर इनकम्प्लीट माना जाएगा। उनकी थॉट्स जो हैं, वो कभी भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाएंगी। जैसे मान लो मैं आपको फिजिकल लेबर पे आपको लेक्चर देने लगूं कि भाई कभी आपने थ्रेसिंग कराई है गेहूं की, कभी आपने खेत से भूसा आप घर तक लाए हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितनी गर्मी में, कितनी गर्मी, कितनी कभी कभी एलर्जी भी हो जाती है, कितनी दिक्कत होती है। या कभी आपने गन्ने की गुड़ाई की है, जो फावड़े से किया करते हैं, और कितनी मेहनत उसमें लगती है। जब तक मैंने खुद वो काम नहीं किया होगा और मैं आपको उसका लेक्चर देने लगूं, तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर मैंने खुद किया होगा और मैं खुद वो कर रहा हूँगा, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, आप मुझे देखेंगे, कहेंगे हाँ। जैसे यही यूट्यूब पर पढ़ाने जैसा होता है, अगर किसी ने कोई एग्जाम पास किया हुआ है खुद से, तब वो बता पाएगा आपको अच्छे से कि आप किस रास्ते से चलें, कैसे कैसे पढ़ें। तो जिसने नहीं किया है, तो वो बेचारा उतने अच्छे से नहीं बता पाता कई बार। हाँ, वो ये बता पाएगा कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया, आप ये गलती मत करना। आगे देखते हैं। वो इंटेलेक्चुअल इनएक्शन को आलोचना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कितने भी इंटेलेक्चुअल हो जाएं और हम काम करना छोड़ दें, कायर बन जाएं, ये नहीं होना चाहिए। स्कॉलर जो ट्रू स्कॉलर है, उसको एक ऐसा मन उसका होना चाहिए जो वीरता भरा हो, जो डरे ना किसी फिजिकल लेबर से। और यही उसका अनकॉन्शियस माइंड से और जो कॉन्शियस माइंड है उसके बीच में फिजिकल लेबर ही ब्रिज का काम करता है। अब वो कहते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से जिंदगी जी चुके हैं, और जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि शैडो ऑफ द सोल जिसको वो कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को आत्मा की परछाई कहते हैं या अधर्मी कहते हैं, वो वास्तव में बहुत ही जरूरी है, वेरी की, जो कि इंसान के विचारों को अनलॉक करता है और उसे उसके सही पर्सनैलिटी से परिचय कराता है। मतलब ये है इन लाइनों का कि जितना आप कठिन परिश्रम करेंगे, जितना आप कठिन परिश्रम करने लगेंगे, उतना ज़्यादा आप परिष्कृत और उतना ज़्यादा आप मैच्योर हो जाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छे से पहचान पाएँगे। अब इस इन एक्शन वाली बात को थोड़ा और वो गहराई से समझाते हैं, एक्शन की वैल्यू बताते हुए। वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हुआ करते हैं, जैसे ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब वही कठिन समय, कठिन मेहनत, कोई कठिन काम आपने कर लिया, कठिन मेहनत कर ली। कैलेमिटी मतलब आपदा या लैक या अभाव। ज़िंदगी में आपके अगर कुछ अभाव नहीं हुआ है, तो कई बार आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। उनकी वैल्यू आप अच्छे से नहीं समझ पाएँगे जब तक अभाव नहीं होगा। क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं, मुसीबतें, परेशानियाँ, अभाव, जो कि हमें सिखाती हैं। एलोक्वेंस मतलब बातचीत, हमारे शब्द और ज्ञान, हमें यही सारी चीज़ें ज्ञानवान बनाती हैं। अनुभव हमें सिखाता है। अब वो कहते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस आपने जी लिए हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस, और जो रॉ मटेरियल है, यही जो रॉ मटेरियल है अनुभवों का, वही हमारे आप हमें और ज़्यादा इंटेलेक्चुअली मजबूत करता है, वंडरफुली हमारे विचारों को ट्रांसफॉर्म करता है। किसमें? थॉट में। और मिस्टीरियस प्रोसेस है ये,
जिस तरह से एक शहतूत का उसकी पत्ती जो है, कपास की पत्ती, वो किस तरह से कभी जाकर के एक चमकदार रेशम में बन जाती है, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस प्रोसेस है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन जिसी तरह से अनुभव हमें सिखाते हैं, ठीक वैसी प्रोसेस है ये। फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक हम पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर सकते, अपने एक्शंस को पूरी तरह से नहीं कर सकते, अनफोल्ड नहीं कर सकते, तब मान के चलिए कि हम अभी भी उनमें पूरी तरह से इमोशनली घुसे हुए हैं, उन्हीं अपने अनुभवों में। और यही अनुभव हमें धीरे-धीरे कभी डिटैच कर दिया करते हैं हमारे ज़िंदगी के जो अनकॉन्शियस माइंड है, उनमें चले जाते हैं। और जब कभी मतलब आता है, तब अपनी मुसीबतों को याद करके हम और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। किस तरह से? जिस तरह से एक राइप फल जो है, वो पेड़ से गिरता है, या कोई छोटा-सा कीड़ा, डल, ग्रब, वो अचानक से एक सुंदर सी तितली में बन जाता है। जो तितली शुरुआत में होती है वो छोटा सा कीड़ा ही होती है, भद्दा सा दिखने वाली, लेकिन बाद में वो एक सुंदर सी तितली में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे अनुभव जो हम सीखते हैं धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठे होते रहते हैं, और बाद में फिर वो हमें मोटिवेशन का काम करते हैं। हमारी जितनी पास्ट हार्डशिप्स हैं और जो पुरानी मेमोरीज हैं, वो धीरे धीरे हमारे माइंड में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? यूनिवर्सल ट्रुथ्स में। हमें रियलाइजेशन हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि हमने कौन कौन सी मुसीबत उठाई थी, और कैसे आने वाली मुसीबतों से हम और ज़्यादा मेच्योरिटी से उनको फेस कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ अपने एक्सपीरियंसेस में झोंक देता है, तब उसको सबसे ज़्यादा रिचेस्ट विज़डम की प्राप्ति होती है। मतलब जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आपका रिज़ल्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितने अनुभवों को आप गेन करेंगे, आप उतने ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएँगे। आप दूसरे को समझा पाएँगे, बेटा मैंने ये गलती की थी, ऐसा हुआ था, आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आप वो गलती करके देख चुके थे, इसलिए आप बता पाए। फिर वो कहते हैं कि कभी भी हमें अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए एक्शन की दुनिया से। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ किताबों में ही घुस गए, किताबों में ही आप पड़े हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप किताबी बातें कर रहे हैं, हकीकत में आपने कुछ देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं आपको करना है, आपको एक्शन भी करने हैं। क्योंकि अगर आपने अपना मन लिमिट कर लिया, नैरो माइंड सब्जेक्ट में ही आप रह गए, तो क्या हो जाएगा? तब आप मान के चलिए कि एक ट्रांसप्लांट जो ओक ट्री है, ओक ट्री को आप किसी गमले में लगा दीजिए, तो वो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा वो अपने नेचुरली शेप में जो आता है, फ्रीडम के रूप में जंगल में या किसी बड़े एरिया में, वैसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि ओक ट्री जो है वो गमले का पौधा ही नहीं है। गमले में तो हम तुलसी या और जो टेंडर प्लांट्स होते हैं उनको लगाते हैं। अगर जो बलूत का पेड़ जो कि इतना विशालकाय होना है उसको आपने गमले में लगा दिया, तो उसकी नेचुरल जो ग्रोथ है वो वैसी नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। ठीक वैसे अगर हम एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, तो हम वैसे नहीं हो पाएँगे जैसा हमें होना चाहिए था। अब वो कहते हैं कि एक्शन जो है, वो हमारे जो वोकैब्युलरी होती है, हमारे शब्दों को बढ़ाते हैं। अनुभव जो है हमारे शब्दों को बढ़ाते हैं, क्योंकि यही एक ना छोड़ने वाली अनिवार्य और ब्यूटीफुल बन जाती है, क्योंकि ज़िंदगी ही हमारी सच्ची डिक्शनरी होती है। ये बात तो सही है, जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत किया हुआ होगा, जितना ज़्यादा परेशानियों से गुज़रा हुआ होगा, वो बहुत ही गंभीरता से बात करेगा, उसके एक-एक शब्द में आप देखेंगे वज़न होगा। क्योंकि उसने वो ज़िंदगी जी हुई है, वो बहुत ज़्यादा पक चुका है अनुभवों में, उसके शब्दों में वज़न होगा। आगे वो कहते हैं कि एक्शन की वैल्यू क्या है? यह एक वाइटल रिसोर्स है, मन का हमारे, और जो नेचुरल लॉ होते हैं, अंडुलेशन मतलब आप मान के चलिए कंपन का, या जो पोलैरिटी का, जो कह सकते हैं कि जो करंट होता है वो एक ध्रुव की तरफ पहुँचता है, एक छड़ की तरफ। ये साइंस के नियम है वैसे। ठीक वैसे ही जो रिदमिक एब एंड फ्लो होते हैं हमारी साँस के, हमारी ज़िंदगी में जो उतार-चढ़ाव होते हैं, या जो समुद्र में जो टाइड आता है, ज्वार-भाटा, और दिन और रात, ठीक वैसे ही हमारे उतार-चढ़ाव हमको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ये साइंस के नियम ही हैं जो हमें और ज़्यादा सिखाते हैं। अब जो ह्यूमन माइंड है, वो नेचुरली बदलता रहता है इन सारे पीरियड्स में। मतलब कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दुखों में ही रहेंगे। कभी आपके पास अच्छा समय भी आएगा, कभी आप दुखी होंगे, तो सबका अलग-अलग हिसाब होगा। इनमें हम सीखते रहते हैं। थिंकिंग एट वन मोमेंट, एक क्षण हम कुछ सोचते हैं, अगले क्षण हम उसको एक्शन में ले आते हैं, और हर स्थिति में
फीडिंग इनटू द अदर, और हर स्थिति दूसरे स्थिति की एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे अभी हम मान के चलिए हम लोग ये निबंध पढ़ रहे हैं, अभी आप इसको पढ़ के सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर आप इसको लिख कर देखेंगे। अगर आप लॉन्ग आंसर्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आप उसको एक्शन में लाएंगे। तो एक क्षण दूसरे क्षण का कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब कोई थिंकर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड महसूस करता है, उसको लगता है कि उसके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है, और जब उसको बुक्स बोझ लगने लगती हैं कि अब क्या कहूँ, सब कुछ कुछ तो जान लिया, सब कुछ तो पढ़ लिया, अब क्या करूँ, और थॉट्स जो हैं आपकी रुक जाती हैं, स्टॉप फ्लोइंग, रुक जाती हैं, तब क्या होता है? तब अब हम हमेशा अपने अनुभवों की तरफ लौट जाते हैं, और हमारे खुद के अनुभव जो हमने अभी तक सीखे हैं वही हमारे विचारों को आगे बढ़ाने लगते हैं। कुल मिला के यह एक स्टोर रूम होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे अनुभव रुके रहते हैं। वो अनुभव हमें सिखाते हैं, फिर से हमें सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लो, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जो आपने पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये हमारे मन में सवाल, ये बातें आने लगती हैं। फिर वो कहते हैं कि जो कैरेक्टर है, इंसान की पर्सनैलिटी है, वो उसकी बुद्धि से कहीं ज़्यादा है। पर्सनैलिटी उसकी कहीं ज़्यादा है। चाहे भले ही आदमी उतना बुद्धिमान ना हो, लेकिन अगर वो काम अच्छे कर रहा है और लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि थिंकिंग जो है वो सिर्फ एक पार्शियल एक्ट है, लिविंग टोटल एक्ट है। मतलब विचार करना, सिर्फ विचार करना, वो क्या है? वो आधी जिंदगी है, लेकिन विचारों को अमल में लाना, वो संपूर्ण जिंदगी कही जाएगी। और इसलिए जो महान आत्मा होती है, कोई महान इंसान है, उसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिंदगी जीने में जितना स्ट्रांग वो विचार करने में है। मतलब इंसान के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। अब जो वैल्यूज हैं, हमारे जो गुण हैं, वो चमकने लगे हमारे रोज के क्रियाकलापों में, और उसके बाद और जो हमारी रिलेशनशिप्स में दिखने लगे, ना कि हम उनको पब्लिकली डिस्प्ले करें। हम अपने गुणों को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। हम अगर एक्शंस करेंगे तो लोग खुद ही देख लेंगे अपने आप कि कैसे ये सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अब वो कहते हैं कि जो कल्चर शिफ्टिंग जीनियस होते हैं, वो रिजिड और ओवर रिफाइंड एजुकेशनल सिस्टम से नहीं आते हैं। मतलब जो भी महान थिंकर हुए हैं, आप ये कहो कि वो बहुत यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल सिस्टम से निकले हों, नहीं। वो कहाँ से निकले हैं? वो उस रॉ, कच्चे, कठिन और अनटेम्ड नेचर और फ्री स्वभाव से, जैसे कह सकते हैं कि जो एकदम फ्रीडम जिनको मिली है, तब उनके विचारों का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत ही यूनिक हुआ है। अगर आपको सिर्फ एक रिजीम में बांध दिया जाए, एक कानूनी सिस्टम में बांध दिया जाए, तो आप बहुत ज़्यादा फ्री होकर नहीं सोच सकते। आप जब ही सोच पाएंगे जब आप फ्री रहेंगे, तब आपके विचार और ज़्यादा ओपन होंगे। अब वो कहते हैं कि जो मैनुअल लेबर है, हाथ से किया जाने वाला कार्य है, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्निटीफुल होता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको वैभव दिखेगा, सम्मान दिखेगा, और वो सबके लिए ज़रूरी है, ऑल सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है। क्योंकि वर्च्यू जो है, वो गुण जो है, वो कहाँ विकसित होते हैं? जब आपके हाथ में कुदाल और फावड़ा होगा, जब आप मेहनत करेंगे, तब आपके गुण और ज़्यादा चमकदार हो जाएँगे, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा आकर्षक हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि इस पोर्शन को, इस अपने स्पीच को एक्सप्लेन करने के बाद, वो थोड़ा और कहते हैं कि जो स्कॉलर है, वो एजुकेटेड होता है नेचर के द्वारा, बुक्स के द्वारा और एक्शन के द्वारा। अब वो कहते हैं कि जो स्कॉलर है उसकी ड्यूटी क्या होती है ना? नेचर सबसे पहले उन्होंने प्रभाव क्या बताया था? नेचर। दूसरा बताया था एक्सपीरियंस पास्ट, थर्ड एक्शन। अब वो स्पेसिफिक ड्यूटीज की बात करते हैं कि स्कॉलर्स का काम क्या है सोसाइटी के लिए, सबके लिए। वो कहते हैं कि जो ट्रू स्कॉलर है उसका रास्ता है, उसका सही रास्ता है क्या? कि वो सिवियर सैक्रिफाइस से गुजरे, ऑब्सक्योरिटी से गुजर के निकल के आए, और कई साल उसको लगेंगे तैयारी करने में। जैसे जॉन मिल्टन की बात की जाए, अगर आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है जॉन मिल्टन की, तो आप देखेंगे उन्होंने बहुत मेहनत की थी किताबों के ऊपर। वो बहुत पढ़े, इतना पढ़े कि इवन उनकी आईसाइट वीक हो गई थी। कोई भी काम या कोई भी बड़ा काम आप यूं ही नहीं कर सकते। आप यूपीएससी एग्जाम को ले लीजिए,
आप देखते हैं कि यार ये फर्स्ट रैंक पे आए, वो सेकंड रैंक पे आए, वो थर्ड रैंक पे आए। हमें उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता होता है, हम तो बस न्यूज में पढ़ते हैं कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, लेकिन उस फर्स्ट रैंक के लिए कितने घंटे, कितने साल, कितनी मेहनत उसने की होगी, क्या क्या उसने छोड़ा होगा, कैसे दिन रात किताबों में उसने भी जिंदगी गुजारी होगी, वो हमें नहीं पता, वो तो उसको ही पता है। तो एक बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए होती है कोई भी बड़ा काम करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं, कोई भी बड़ा काम करने के लिए। अब वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल ट्रुथ है, सच्चाई, ऐसी सच्चाई जो ओरिजिनल है, उसको पाने के लिए एक स्कॉलर को गरीबी से गुजरना पड़ सकता है, एकांत से गुजरना पड़ सकता है, यहाँ तक कि सोसाइटी उससे नफरत भी कर सकती है, लेकिन फिर भी वो स्कॉलर आगे बढ़ता रहेगा है। कई बार क्या होता है कि कभी-कभी उसको सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इंसान पूरी तरह से आगे बढ़ता रहता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तब जाकर वो एक सच्चाई निकाल कर के सामने ला पाता है सोसाइटी के सामने। फिर वो कहता है कि जो नुकसान होते हैं, कई बार हमारे दोस्त हमसे दूर चले जाते हैं, कई बार हमारा परिवार हमसे दूर चला जाता है, कई बार हम बहुत चीज़ें एन्जॉय करना चाहते हैं, एन्जॉय नहीं कर पाते, पढ़ाई-लिखाई, मेहनत के चक्कर में। लेकिन जब आप वो चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, इन जो नुकसान आपके हुए हैं, उनको आप उनके बदले में आपको एक महान पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार क्या है? कि आप जब महान बन जाते हैं, तो आप दुनिया की नज़र बन जाते हैं। मतलब आप जो देखते हैं दुनिया उसी नज़र से, आपकी नज़रों से दुनिया लोग दुनिया को देखने लगते हैं। आप दुनिया की धड़कन बन जाते हैं, मतलब आप जो बोलेंगे, आप जो कहेंगे, लोग वही बोलेंगे। जैसे विराट कोहली की बात कर लें, आज वो नाम है क्रिकेट में कि अगर वो कहीं भी कुछ भी बोलते हैं क्रिकेट को लेकर के, तो लोग वो नकल करने लगते हैं कि हाँ, विराट कोहली ने कहा है तो ठीक ही कहा है, क्योंकि वो उस लेवल पे है ना? फुटबॉल में हम देखें मेसी, रोनाल्डो जैसे लोग, जो कि अब देखो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, तो हम लोग बहुत सारे लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि एक लेवल उन्होंने अपना अचीव किया है। ऐसे नहीं पहुँच गए वहाँ पे, बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। अब आगे वो बताते हैं स्कॉलर्स की ड्यूटी, कि उनकी ड्यूटी है वो दूर रहें चीप मटेरियल डिस्ट्रैक्शन से, मतलब सस्ती और जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे वो दूर रहें, मॉडर्न प्रॉस्पेरिटी की, और वो अपनी हेरोइक वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखें। किस तरह से? अपने इतिहास को प्रिजर्व करके रखें और अपने ज्ञान को प्रिजर्व बचा करके रखें, जो कि सारी ह्यूमैनिटी के काम आने वाला है। वो चीप जो पॉपुलैरिटी है उससे बच करके रहें, क्योंकि जो उनकी हाई कॉलिंग होगी, उनकी जो प्रेरणा है, ऊंची प्रेरणा है, वह प्रेरणा है, वही उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना करके रखती है। और वो कभी भी झुके नहीं पॉपुलर ओपिनियन के लिए कि लोग आज ये कहने लगे तो ये बात ठीक है, मैंने कभी वो बात कही थी, ये ठीक नहीं बची। वो अपनी बात पर ही भरोसा रखें। और जो टेम्पररी पॉलिटिकल ट्रेंड्स चलते रहते हैं, कभी बीजेपी आगे है, कभी कांग्रेस आगे है, कभी आम आदमी पार्टी आगे है, कभी टीएमसी आगे है, उनसे वो लोग प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे स्कॉलर्स। वो अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हैं, और यही उनकी एक ट्रू वैल्यू है। आगे कहते हैं कि स्कॉलर्स को जो शोर-शराबा होता है आस-पास का, उसको इग्नोर करना चाहिए। जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, कभी-कभी आती रहती हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। यहाँ तक कि जो पॉप गन्स हैं, जो कभी आईं और चली गईं, चीज़ें जो नहीं तुरंत एकदम एक हॉट टॉपिक आया और चला गया, वो उनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपना ग्राउंड, अपनी जो खुद की उनकी जो प्रिंसिपल है, खुद की जो थियरीज़ हैं, उनको वो पकड़ के रखें, साइलेंट रहें, स्टेडी रहें, स्थिर रहें, और पेशेंट आइसोलेशन और धैर्यपूर्ण रहें। भले ही वो अलग हो जाएँ सोसाइटी से, लेकिन वो धैर्यपूर्ण होने चाहिए स्कॉलर्स, क्योंकि तभी अपनी जब वो अपनी इंडिपेंडेंट इंटेलेक्ट पे जब वो भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करते रहेंगे, तभी वो सबसे ऊपर हो पाएँगे। सबसे ऊपर उन्हें सबसे पहले अपने ही भरोसे को बनाए रखना है खुद में। फिर वो कहते हैं कि जब महान लोग अपने बहुत डीपेस्ट थिंकिंग को शेयर करते हैं, या मोस्ट प्राइवेट थिंकिंग को वो शेयर किया करते हैं, तब वो डिस्कवर करते हैं आश्चर्यजनक ढंग से कि उनके जो सीक्रेट्स हैं, जो उन्होंने बोले हैं दूसरों के बारे में, वो यूनिवर्सली सब पर अप्लाई होते हैं। जैसा कि ये मानते हैं, इमर्सन का मानना है कि हम सारे के सारे लोग एक ओवर सोल से जुड़े हुए हैं, बेसिकली सारे के सारे इंसानों का नेचर एक है। तो जब कोई महान राइटर किसी सीक्रेट्स को बताता है, तो उनको लगता है कि वो सब पर अप्लाई होते हैं। फिर वो कहते हैं, और यही कनेक्शन जो उनके विचारों का दूसरों से हो जाता है,
यही उस स्कॉलर का एक अल्टीमेट वर्च्यू है, उसका महान गुण यही है। वो क्या है? सेल्फ ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा। और उस भरोसे को रखने के लिए स्कॉलर को पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए और पूरी तरह से बहादुर भी होना चाहिए। उसको बहादुर होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि जो डर आता भी है किसी लोग के अंदर, वो डर कब आता है? जब वो अज्ञान होता है। अज्ञानता से ही डर की उत्पत्ति होती है। अगर आप जानते हैं सारी चीज़ों को, तो आप डरेंगे नहीं, आपको जानकारी है। फिर वो कहते हैं कि ये बड़ी शर्म की बात है एक महान थिंकर के लिए कि अगर वो कोई बुरा वक़्त आता है तो वो चुप जाते हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत बोलेंगे लेकिन जैसे ही कोई हॉट टॉपिक आएगा या कुछ ऐसा टॉपिक आएगा जिस पर बोलना है तो वो चुप हो जाएँगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। वैसे रोज़ ट्वीट करेंगे, लेकिन जिस बात पे बोलना है उस पे ट्वीट नहीं करेंगे। तो जो पॉलिटिकल उतार-चढ़ाव होते हैं या जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई थिंकर छिप कर के बैठ जाता है चुपचाप, तो बहुत ही शर्म की बात है। फिर वो ऐसे छिप कर बैठ जाता है जैसे कि ऑस्ट्रिच जाकर के झाड़ी में अपना सिर छिपा लेता है, उसको लगता है कि वो पूरा छिपा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि जो ट्रू स्कॉलर है, उसको लुक फ़ियर डायरेक्टली, उसको भय का डायरेक्ट सामना करना चाहिए। और जो भय होगा, जो तानाशाही होगी शासकों की, कुछ भी हो, उसको नज़र मिला के देखना चाहिए। और उसे ये देखना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसको जीते और अपने आप को सुपीरियर साबित करे। जैसे अभी आजकल देख रहे हैं कि एक अंजना ओम कश्यप जी हैं, उनकी वजह से जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं टीचर्स, उनका बड़ा आजकल बहुत कुछ चल रहा है। 2 कौड़ी के टीचर उन्होंने बोल दिया था उनको कि कुछ आता-जाता तो है नहीं, 2 कौड़ी के टीचर हैं। तो खान सर से लेकर के तमाम जो पढ़ाने वाले महान टीचर्स हैं, फिर बाद में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खान सर को लगभग उनके ऊपर भी एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी हैं। तो अब कुछ लोग नज़रबंद हो जाएँगे, डर जाएँगे कि सरकार से, कि सरकार भी एक्शन करने लगी है, लेकिन कुछ लोग नहीं डरेंगे। वो एकदम सामने आएँगे और खुल कर के वही बात बोलेंगे जो उन्होंने पहले कही थी। तो ये कंट्रोवर्सीज़ जो आती हैं समय-समय पर, इनसे डरना नहीं है, किसी स्कॉलर को ऐसा इमर्शन कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, इस बात का उनको दुःख है कि आजकल की सोसाइटी पूरी तरह से एकदम कैसी हो चुकी है, कायरों जैसी हो चुकी है। लोग भरोसा करने लगे हैं कि दुनिया बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब दुनिया बदली नहीं जा सकती। जो होना था वो हो गया, अब बदला नहीं जा सकता। इमर्सन इस बात को बहुत ही फ़ियर्सली, बहुत ही तेज़ ज़ोर देकर के रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। दुनिया अभी भी फ्लूइड जैसी है, द्रव्य जैसी है, प्लास्टिक जैसी है जिसको आप अलग-अलग शेप में मोड़ सकते हैं। आज भी दुनिया चेंज की जा सकती है और उसके द्वारा चेंज कर की जा सकती है जो डिवाइन इंटेलेक्ट, जो आध्यात्मिक ज्ञान को इस्तेमाल करता है। आध्यात्मिकता इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। फिर वो कहते हैं कि जो महान ट्रू ग्रेटनेस है, सच्ची महानता है, वो इस बात में नहीं है कि हम सिर्फ़ फ़िज़िकली चेंज करें, बल्कि इस बात में है कि हम दुनिया के राजाओं को चेंज कर डालें, मतलब पूरा सिस्टम बदल डालें, तब वो मानता है। जब हम मानवीय स्टेट को, ह्यूमन स्टेट को चेंज कर दें, किसमें? एक अच्छी स्थिति में, और उसमें एक नया कलर भर दें, नई उम्मीदें भर दें, नया जोश भर दें एंड उनको बता दें कि कुदरत या दुनिया का सही स्वभाव, सही नेचर, सही मीनिंग क्या है आपके लिए। इसमें सही महानता है। ये नहीं कि हम ये मान लें कि जो हो गया वो हो गया, अब कुछ बदल नहीं सकता। हम अपने कामों से दुनिया के सिस्टम को बदल दें, लोगों में उत्साह ला दें, उम्मीदें ला दें, दैट इज़ द ट्रू चेंज। फिर वो आगे कहते हैं कि जो ट्रू सेल्फ है, उसको समझने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है? डीपली स्पिरिचुअल है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और उसका जो कोर सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, वो क्या है? कि सारे ह्यूमन बीइंग्स, सारे के सारे लोग एक ही डिवाइन नेचर को शेयर करते हैं। बेसिकली हम सारे के सारे लोग सेम हैं, ऐसा ये मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं, वो पूरी तरह से अपने लिए गलती कर बैठे हैं और वो जो डिवाइन लाइट है, उसको वो खो चुके हैं। और जिससे क्या हो चुका है, सोसाइटी पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है और श्रिंक हो चुकी है, संकुचित हो चुकी है। किसमें? सिर्फ़ भीड़ में, झुंड में, जिसमें अनथिंकिंग इंडिविजुअल्स हैं। सिर्फ़ भीड़ है, जो कि कोई विचार करना नहीं जानती है। तो लोग उस डिवाइन स्पिरिट को खो चुके हैं, जो उनके अंदर होनी चाहिए थी। इसलिए लोग सिर्फ़ भीड़ बन कर के रह गए हैं। इसके अलावा वो अपनी क्षमताओं को रियलाइज़ नहीं करते हैं। इंस्टीड ऑफ रियलाइज़िंग, अपनी क्षमताओं को समझने के बजाय
जो ज़्यादातर लोग हैं, वो एक छोटी-सी और इन्फीरियर सी तुच्छ ज़िंदगी जी रहे हैं, ब्लाइंडली पूजा कर रहे हैं महान हीरोज़ की, पोएट्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं तो भैया कुछ लोग फेसबुक पे फ़ोटो खींचेंगे कि आज विधायक जी के साथ सेल्फी लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुद कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद घर में कहो बच्चों के पास सही से कपड़े नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन विधायक जी के साथ-साथ ज़रूर घूमेंगे। फ़ोटो खींच के फेसबुक पे ज़रूर डालना है कि देखो हम सौभाग्य मिल गया हमें। पूजा कर रहे हैं वो उनकी, जबकि खुद की ज़िंदगी को अपग्रेड करने का वक़्त जो है वो खराब कर रहे हैं। तो ये बात इमर्सन ने सोची बहुत पहले कह दी थी, लेकिन ठीक है आज के ज़माने में के हिसाब से भी। उनको महानता अपने अंदर ढूँढनी चाहिए, ना कि विधायक जी में। अब आगे वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, साधारण लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नींद में चल रहे हैं। चेजिंग चीप रिवार्ड्स लाइक मनी और पॉलिटिकल ऑफिस, कि उनको पैसा मिल जाए, किसी पार्टी में कमंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हाँ, बना दिए जाएँ। ये सब पीछे पड़े हुए हैं। अपना जो उनका खुद का पोटेंशियल है, खुद की क्षमताएँ हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। अब ट्रू रिवॉल्यूशन जभी आ सकती है, सच्ची क्रांति, जब हम लोग जाग जाएँ उस स्लीप वॉक से और संस्कृति के आइडिया को समझें, उस डिवाइन आइडिया को समझें, अपने आप को अपग्रेड करें, तभी एक ट्रू रिवॉल्यूशन आ सकती है। फिर वो आगे कहते हैं कि दुनिया का जो अल्टीमेट पर्पज़ है, वो क्या है? उसका पर्पज़ ये नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े साम्राज्य बन जाएँ, बल्कि ये पर्पज़ है कि एक संपूर्ण और आज़ाद इंसान बन कर के रहे। इंसान जो है वो हर इंसान अपने आप में संपूर्ण महसूस करे, पूरा महसूस करे। ये नहीं कि बड़े-बड़े साम्राज्य बन जाएँ, क्योंकि हर एक सिंगल व्यक्ति, उसके अंदर सारी मानवता के गुण विद्यमान हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई तीसरा, सबके अंदर। अब वो कहते हैं कि जब जो प्राइवेट लाइफ़ है किसी की, वो फुली रियलाइज़्ड इंडिविजुअल है, वो कहीं ज़्यादा मोर पावरफुल है उस राजा से भी जो इतिहास में कोई राजा रहा। कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी क्षमताओं का पूरा एहसास है, जिसने रियलाइज़ कर लिया है कि वो क्या है, तो वो इतिहास के किसी भी राजा से, राजतंत्र से भी ज़्यादा मजबूत है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो कहते हैं कि जो स्कॉलर है उसकी डेफ़िनिशन अभी तक मैं जो दे रहा था वो एब्स्ट्रैक्ट थी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त, जो प्रैक्टिकल ना हो। अब उसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? उसको वो अप्लाई करेगा अपने वक़्त के साथ-साथ अपने लिए और अपने देश के लिए। वो कहते हैं कि जो इतिहास है, वो इस तरह से बदलता है, कभी क्लासिकल पीरियड आता है, कभी रोमांटिक पीरियड आता है, लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है वो कौन-सा है? रिफ्लेक्टिव एंड फिलॉसॉफिकल एज है। ये इन्होंने अपने हिसाब से बताई। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कभी जैकोबियन है, कभी एलिज़ाबेथन है, कभी रोमांटिक है, कभी ट्रांजिशन पीरियड है, कभी ऑगस्टन है, सब अलग-अलग हैं। अभी जो चल रहा है वो क्या है? रिफ्लेक्टिव और फिलॉसॉफिकल चल रहा है। अब वो कंपेयर कर रहे हैं इन स्टेजेस को एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ से, कि कभी इंसान पहले कभी बच्चा होता है, बाद में वो एडल्टहुड को प्राप्त करता है, बड़ा हो जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स ये बात मानते हैं कि आजकल का जो समय हो चुका है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, जहरीला हो चुका है, ओवर एनालिटिकल हो चुका है, इंट्रोवर्जन हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं, इमर्सन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिफेंड करते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि आजकल का जो समय है वो डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। आप बैठिए, आप अपने आप को एन्जॉय करिए, आप देखिए, अपने बारे में सोचिए कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। और क्या है? आस्किंग इफ इट इज़ बेटर टू बी ब्लाइंड और टू लुक डीपली एट रियलिटी। वो कहते हैं कि क्या अंधा हो जाना ज़्यादा अच्छा होगा उस बात से जब आप सच्चाई को पहचान सकें? डेफ़िनेटली ये बात ज़्यादा अच्छी है। आप सच्चाई को देखें, कड़वी सच्चाई को देखें, या आपको अंधा कर दिया जाए तो आप नहीं चाहेंगे आप अंधा हो जाएँ, आप उस कड़वी सच्चाई को देखना पसंद करेंगे जिसको आप बदल सकें। अंधा होना पसंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जो नौजवान लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट आ चुकी है। डिस्कंटेंट मतलब असंतुष्टि आ चुकी है। लिटरेरी क्लास वो फेलियर हो चुका है। बट एक एक अच्छा संकेत है कि दुनिया बदल रही है कम से कम, है ना? अब जो हेजिटेशन है लोगों में, वो ऐसा हेजिटेशन है क्योंकि उन्होंने देखा है
कि दुनिया बदलनी है। वो कहते हैं कि इंसान अगर पानी को देख के डर रहा है, तो क्यों डर रहा है? क्योंकि वो तैरना नहीं जानता, इसलिए तो डर रहा है ना। जो तैरना जानता होगा वो क्यों डरेगा? तो ये लोग आजकल के नौजवान जो डरे हुए हैं, थोड़े से अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ नहीं किया है। ये तो अच्छी बात है, अच्छा मौका है ना अपने आप को चेंज करने का कि परेशानियों से अगर निपटना है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं कि जो करंट एरा है, वो एक उपयुक्त समय है जिंदा रहने का, क्योंकि यह एक क्रांति का समय है। दुनिया क्रांति के दौर से गुजर रही है, एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं कि जहाँ पर पुराने जो आइडियाज़ हैं, वो खत्म हो जाएँगे और पुराने और नए लोग मतलब नौजवान और बुजुर्ग साइड बाय साइड खड़े होकर के एक-दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब फ़ियर टू बी कंकर्ड बाय होप, और जो फ़ियर है उसको हम उम्मीदों से जीत रहे हैं, डर जो है उसको उम्मीदों से जीत रहे हैं। इसके अलावा बहुत पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं ग्लोरियस एक भव्य नए समाज की, जिसमें लोगों को पता होगा कि हमें कब अपने आप को रोकना है, कब किस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है, कब पकड़ना है एक अवसर को। ये अच्छा समय है। आगे वो कहते हैं कि जो कल्चरल शिफ्ट है फ्रॉम द ग्रैंड रिमोट, जो महान कल्चरल शिफ्ट से अब रोमांटिक ट्रेडिशन की तरफ पहुंच रहे हैं, एंशियंट ग्रीक की तरफ, वो अच्छी बात है क्योंकि लोगों ने बहुत नकल की है यूरोप से, एंशियंट ग्रीक से, और अब वो लोग छोड़ करके अपने खुद के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं कि जो कॉमन है, परिचित है, या थोड़े से कम जिंदगी या लो लेवल की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, देखा जाए तो ट्रू स्पिरिचुअल जो लाइट है, इंसाइट है, और जो आध्यात्मिक प्रकाश है, वो आप देखेंगे हर तरफ दिखाई दे रहा है, एवरीडे डिटेल्स में दिखाई दे रहा है। जैसे आप सिंपल खाना भी खा रहे हैं, यहाँ यहाँ तक कि किसी बर्तन में दूध भी रखा हुआ है, या गली में कोई गीत गा रहा है, या कोई नज़र घुमा रहा है आपकी तरफ, या एक दुकान पे जो लेजर रखा हुआ है हिसाब किताब का, आप देखेंगे हर तरफ जो डिवाइन स्पिरिचुअल डिवाइन है, जो आध्यात्मिक ताकत है, वो हर तरफ दिखाई दे रही है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ये बदलाव अच्छा है। अब आगे वो कहते हैं कि जो दुनिया है उसमें कहीं भी आप मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थहीन छोटी-छोटी बातें नहीं देखेंगे। ट्रिफल्स का मतलब क्या होता है? छोटी-छोटी बातें, वो आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि सब कुछ शाश्वत नियम से बंधा हुआ है, इटर्नल लॉ। ऐसा लॉ जो अजर अमर नियम है, उससे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ तक कि डेली होने वाले छोटे-छोटे पॉइंट्स भी हैं, उनमें भी एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल कॉज़ दिखाई देगा, एक आध्यात्मिक वजह है। यहाँ तक कि वो कहना चाह रहे हैं कि एक मक्खी भी उड़ रही है अगर, तो उसके पीछे भी आध्यात्मिकता दिखाई दे जाएगी। इनके विचार बहुत पॉजिटिव रहते हैं इमर्सन के। आगे वो बोल रहे हैं कि यह जो क्रांतिकारी पर्सपेक्टिव चल रहा है, ये पहले ही महान राइटर्स को प्रभावित कर चुका है, जैसे वर्ड्सवर्थ, गर्टा, कार्लाइल, ऐसे राइटर्स इससे प्रभावित हो चुके हैं। उनने कितने अच्छे-अच्छे वर्क लिखे हैं। वो दुनिया को बदलना चाह रहे थे और बदला भी है। फिर वो कहते हैं कि इनकी लाइफ फील्ड जीवंत राइटिंग ये साबित करती है, जो हमारे एकदम पास में है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, और वो इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड परम है जैसे कि वो दूर नहीं है। जो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, वो दूर नहीं है, अच्छा समय और ज़्यादा आने वाला है। फिर वो कहते हैं कि जो लोकल आसपास की चीज़ें हैं, वो आने वाली चीज़ों को बता रही हैं। अभी जो समय चल रहा है, वो आने वाले समय को एक तरह से संकेत दे रहा है। वो फेमसली कहते हैं कि पानी की एक सिंगल ड्रॉप है, किसी ओशन को रिप्रेजेंट करने वाली है, और पर्सन की जो रिलेशनशिप है एवरीडे की, वो पूरी तरह से कुदरत से जुड़ी हुई है। मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ें भी पूरी तरह से आध्यात्मिकता को दिखाती हैं, और पूरी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ तक कि पानी के एक छोटी-सी बूँद में भी कुदरत का अंश शामिल है। कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है। ये समय अच्छा है। फिर वो इमैनुअल स्वीडनबर्ग जैसे राइटर्स की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक एक गणितीय नियम की तरह दिखा दिया है कि डीप सिंबॉलिक कनेक्शन है उन चीज़ों में जो विज़ुअल है, और उन चीज़ों में जो कि इनविज़िबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है।
सबके बीच में एक आध्यात्मिक कनेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं कि जो एक्शन है वो हमें करने की ज़रूरत है। अल्टीमेट कॉल फॉर एक्शन, वो कहते हैं हमें अपने आप को बदलने के लिए, बदलाव करने के लिए बदलाव करने के लिए हमें एक्शन करना चाहिए। क्योंकि ट्रू पावर जो है, जो सच्ची ताकत है, वो हमें मेहनत करने से ही मिलती है। अब मेहनत सबकी अलग-अलग हो सकती है। एक किसान होगा, वो मेहनत करेगा अपने खेतों में, एक टीचर होगा वो अपने पढ़ाने में मेहनत करेगा, एक स्टूडेंट होगा वो पढ़ने में मेहनत करेगा, एक डॉक्टर होगा अपने फील्ड में, मतलब हर कोई अपने-अपने फील्ड में जब मेहनत करेगा, तभी उसकी जो ट्रू पोटेंशियल है, जो सच्ची क्षमता है, वो निखर करके बाहर आएगी। तब वो और ज़्यादा उस स्पिरिचुअल जो डिवाइन है, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी है, उसके करीब पहुँच पाएगा। क्योंकि वो कहते हैं, दुनिया जो दिखती है वो कुछ नहीं है, इंसान ही सब कुछ है। इंडिविजुअलिज्म को वो बढ़ावा दे रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। आगे वो कहते हैं कि जो अमेरिकन स्कॉलर्स से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यूरोप के जो राइटर्स हैं, उनको आप इग्नोर करो, उनकी नकल मत करो। आप अपने आप के बारे में सोचो, अपने खुद के विचारों को जागृत करो, जो अमेरिकी विचार होने चाहिए। और जो करंट अमेरिकन इंटेलेक्ट है, वो बहुत बता रहे हैं कि कायर हो चुकी है, नकलची हो चुकी है और अभी भी वो पूरी तरह से वो चाह रहे हैं कि हम इतना लिखें, इतने फेमस हो जाएँ, उनके पास पैसा ही पैसा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि जो कल्चरल डिके है, सांस्कृतिक जो पतन चल रहा है, उसमें जो नौजवान लोग हैं वो डिस्करेज हो चुके हैं। अब उनमें कुछ अनइंस्पायर्ड मेहनत आ चुकी है, मतलब वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं और वो डिस्पेयर हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनके अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं। इसकी रेमेडी क्या है? इसका इलाज क्या है? इमर्सन कहते हैं कि इसके लिए हर व्यक्ति को, एक-एक व्यक्ति को, सिंगल इंडिविजुअल को फियरलेसली, बिना डर के, अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स को, जो उसकी सहज प्रवृत्तियाँ हैं, उन पे भरोसा करना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ। और उसे ये जानना पड़ेगा कि वो है क्या, और उसके बाद वो देखेगा कि पूरी की पूरी महान दुनिया, मैसिव वर्ल्ड उसके आस-पास आ चुका है। तब वो अपने क्षमताओं को पहचानेगा और अच्छे रास्ते पे चलेगा और प्रगति कर सकता है। फिर वो कहते हैं, वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि लोगों को सिर्फ़ भीड़ का हिस्सा माना जाता है या एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा माना जाता है। आपके पास एक मैसेज आएगा पॉलिटिकल पार्टी का, आप क्लिक कर दो, आप उसके मेंबर बन गए। अरे भाई, क्या मिलेगा आपको मेंबर बन के? आप अपने बच्चों के पेट भरने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाकर खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपने घर का पेट भर पाएँगे, ना कि उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बनने से। तो वो कहते हैं ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल रीजन कि हाँ, हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी है, ये हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे भाई, ये बातें बहाने बनाने छोड़ो और आप क्या करो, अपने यूनिक कैरेक्टर को पहचानो कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ा कि जो सेब की खेती होती है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में होती है हमारे यहाँ पर, या ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन अभी ये जो गोंडा जनपद है, वहाँ पर एक किसान है, उन्होंने 45 डिग्री, 44 डिग्री टेम्परेचर में सेब की खेती करके दिखा दी है, सोचिए। तो कैसे करके दिखा दी, उसके लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत मेहनत की और किस तरह से आज वो सफल हुए हैं, ऐसे नहीं हो गए। तो अगर वो बहाना बनाते अरे हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर 45 डिग्री है, सेब होगा ही नहीं, बट उन्होंने दिखा दिया मेहनत करके। वो लास्ट में इमर्सन कंक्लूड करते हैं कि जो एक इमोर्टल विजन है, एक ऐसा अमर जो दृष्टि है आपके अंदर, वो भविष्य के फ्यूचर के लिए, वो कहते हैं अमेरिकन्स, मुझे पता है एक दिन खड़े हो जाएंगे, अपने ही पैरों पे चलना सीख जाएंगे, वो यूरोप के राइटर्स की नकल करना छोड़ देंगे, अपने ही हाथों से वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, जो कि पहुंच भी चुका है अमेरिका ऐसा। और अपने विचारों को बोलेंगे, है ना। अमेरिका ने पूरी दुनिया नचा डाली है, इसमें ट्रम्प नचाए हुए हैं पूरी दुनिया को अपने इशारों पे, ताकत है उनके पास, तब वो ऐसा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जब वो इंडिपेंडेंस अचीव हो जाएगी, वो आज़ादी मिल जाएगी आपको, तब आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो लोग होंगे, वो कैसे होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे। कुल मिला के सेल्फ रिलायंस की बातें यहाँ पर इको कर रही हैं। उनका जो निबंध है सेल्फ रिलायंस वाला, वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का जो डॉन, जो सुबह होगी, जो लॉन्ग अवेटेड है, जिसको हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली आएगी और पूरी तरह से संस्कृति जो कि चाहते हैं फ्लोरिश, वो फ्लोरिश होगी। तो ये विचार थे यहाँ पर आर डब्ल्यू इमर्सन के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।
आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।